हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक मैं नए एजुकेशनल अपडेट के साथ आया हूं, जहां की आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में इससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग भली भांति परिचित हैं इस टॉपिक से। वह टॉपिक है लॉकडाउन, कोविड-19 से संबंधित प्रश्न। मतलब कोविड-19 से जुड़ा लॉकडाउन और उसमें होने वाले किस तरह के कानून हैं। बेसिकली जो ये क्लास है वो कानून पर है कि किस तरह के कानून लागू किए जा सकते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक लॉकडाउन और प्रभावी कानून। तो जो लॉकडाउन क्या है, जिससे कि आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, क्योंकि सभी इससे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 2020 से 21 दिनों का पहला चरण का लॉकडाउन शुरू किया था, लेकिन यह दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण तक आ चुका है। अब लॉकडाउन 5.0 पाँचवें चरण की ओर अग्रसर होने वाला है, जैसी संभावना जताई जा रही है। अब लॉकडाउन क्यों होते हैं, लॉकडाउन क्यों लगाए जाते हैं किसी भी राज्य या फिर देश में या राष्ट्रीय स्तर पर? कोरोना वायरस संक्रमण शरीर तरल पदार्थ जैसे लार या बलगम की छोटी बूंदों के माध्यम से निकट संपर्क में आने वाली व्यक्तियों में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से ये बूंदें हवा में या आसपास की सतहों पर फैल जाती है, जिससे संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने वाला तथा संक्रमित सतहों को छूकर अपने चेहरे को छूने वाले लोग संक्रमित हो जाते हैं। अभी तक कोरोना वायरस मामले में प्रसार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी समाधान लॉकडाउन के माध्यम से लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना ही रहा है। इसलिए लॉकडाउन लगाया जाता है किसी भी बड़े महामारी जब हमारे यहाँ होता है। तो लॉकडाउन का मतलब क्या है, इससे भी आप परिचित हैं। लॉकडाउन का मतलब क्या है ये आप जानते हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या होता है, तो आप ये जान चुके हैं कि लॉकडाउन में किस तरह की पाबंदियां होती है, किस तरह से अंतर नगरीय या अंतर्राज्यीय किस तरह से चीज़ों को बंद किया जाता है और सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही बंद कर दी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत पता है। तो चलते हैं अब जो हमारा विशेषकर जो मैं इस टॉपिक में जो एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जो चीज़ों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है हमारा महामारी नियंत्रण कानून। मतलब कि किस तरह के कानून लागू किए जाते हैं इस तरह के महामारी में। तो चलते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से रहने के बहुत चांसेस हैं हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेंगे। कानून, किस तरह के कानून, यहाँ किस तरह के एक्ट्स लगाए जाते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन हम लोग देखते हैं इस कानून को। तो पहला कानून देखते हैं, कोविड-19 महामारी के खिलाफ 123 वर्ष पुराना महामारी रोग अधिनियम 1897 भारत के मुख्य रक्षोपायों में एक है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को इससे निपटने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिए, महामारी रोग अधिनियम 1897 जो केंद्र और राज्य सरकार को एक विशेष अधिकार देता है। यह अधिनियम पुराना जरूर है, लेकिन यह कई राज्यों को इस स्थिति से निपटने में मदद कर रहा है। उदाहरण के लिए उड़ीसा राज्य में ओडिशा कोविड-19 विनिमय 2020 पारित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा में किस तरह के विनिमय को लागू किया गया है
किस तरह के रेगुलेशन लाए गए हैं, तो आप बता सकते हैं ओडिशा कोविड-19 विनवे 2020। इसके अंतर्गत कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए इसे निर्देश जारी किए हैं। हालांकि महामारी रोग अधिनियम 1897 वर्तमान में प्रभावी अकेला ऐसा कानून नहीं है जो सरकारों को विशेष अधिकार देता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम भी सरकार को कोविड-19 के प्रभाव को रोकने में मदद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक दूसरा कानून भी है, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो अभी तक हम लोगों ने 2 कानून देखा। पहला कानून था हमारे पास महामारी रोग अधिनियम 1897 और दूसरा कानून आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो ये 2 कानून अभी हम लोगों ने देखा। पहला कानून महामारी रोग अधिनियम 1897 वर्ष 1896 में बॉम्बे शहर, जिसे अभी हम लोग मुंबई कहते हैं, मुंबई शहर ने एक प्लेग महामारी का सामना किया जिसमें हजारों लोग मारे गए। वर्तमान कोरोना वायरस भी इसी तरह के एक महामारी है। उस समय प्लेग बीमारी के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध थी। लोगों की आवाजाही तथा एकत्रित होने से रोकने के लिए 4 फरवरी 1897 को समहामारी रोग अधिनियम लागू किया गया, जिसने बहुत संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए ब्रिटिश भारत की शक्तियों में बढ़ोतरी की। 11 मार्च 2020 को कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जिसने इस कानून को लागू किया। उस समय लगभग 29 लोग कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ सकते हैं कि सबसे पहली बार जो 11 मार्च को इस कानून को जो पारित किया वह राज्य है कर्नाटक। 11 मार्च 2020 को कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जिसने इस कानून को लागू किया, जहां मात्र 29 लोग ही कोरोना पॉजिटिव थे। इसके बाद हरियाणा ने इस अधिनियम के तहत 22 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया। नेक्स्ट 12 मार्च को हरियाणा ने इसे लागू किया। बाद में महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया तथा महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू करना शुरू किया। इस अधिनियम की धारा 2 राज्य को उस स्थिति में विशेष अधिकार प्रदान करती है जब राज्य को यह लगता है कि खतरनाक महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए राज्य की साधारण शक्तियाँ अपर्याप्त है। मतलब राज्य की जो शक्तियाँ होती है वो यदि पर्याप्त नहीं होती है तो उस समय इस तरह की धारा लगाई जाती है। जब राज्य सरकार इस कानून के तहत बीमारी के बचाव के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है तथा नियमों का निर्माण कर सकती है, तो ये सरकार का एक अधिकार है। इस अधिनियम के तहत धारा 2(2) के तहत राज्य सरकार अपने राज्य की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने वाले लोगों के निरीक्षण के संबंध में नियमन कर सकती है। मतलब जो भी दूसरे राज्य से उस राज्य में जाएंगे तो उसके बॉर्डर पे ही उसे एक चेकअप से गुजरना होगा, उसे स्क्रीनिंग के तहत जाना होगा जहां उसका चेकअप कराया जाएगा। इस प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति को के इस महामारी से संक्रमित होने का संदेह है तो सरकार उसे अस्थायी आवास में भेज सकती है, जिसे अभी के समय में हम लोग क्वारंटाइन सेंटर कहते हैं। दूसरा कानून, एक नेक्स्ट जो एक्ट है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस अधिनियम वर्ष 1955 में अधिनियम किया गया था तथा 1 अप्रैल 1995 को यह लागू हुआ था। अधिनियम में निर्धारित कुछ आवश्यक वस्तुओं में खाद्य तेल, दवाई, पेट्रोलियम उर्वरक आदि शामिल हैं। हालांकि
हालांकि यह एक विस्तृत सूची नहीं है तथा केंद्र सरकार को किसी भी वस्तु को सार्वजनिक हित में इस सूची में शामिल करने या हटाने की शक्ति है। मतलब क्या किस चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, किस चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, ये सरकार तय करेगी। सरकार आमतौर पर खाद्य उत्पादों की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को लागू करती है। महामारी के समय बाजार में मांग आपूर्ति तंत्र के कारण स्वाभाविक रूप से मास्क और सैनिटाइजर जैसे उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है और कम आपूर्ति के कारण इसकी कीमत बढ़ सकती है। इस स्थिति के कारण उपभोक्ताओं मामलों के मंत्रालय इस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 30 जून 2020 तक सैनिटाइजर और मास्क को इस अधिनियम के दायरे के तहत लाया है। इस कानून के तहत किसी भी आवश्यक वस्तु के मुक्त प्रभाव को बनाए रखने के लिए या उसे उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास उस वस्तु पर नियमन करने की शक्ति है। अब अगला एक्ट देखते हैं, अगला अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप यह मैं तीसरा एक्ट बता रहा हूँ। ठीक, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। भारत में राज्य आपदा से निपटने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट्स बढ़ाकर राज्य सरकार की सहायता करती है। उदाहरण स्वरूप तत्काल राहत के लिए राज्य आपदा राहत कोष में योगदान तथा सामाजिक क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे हुए सार्वजनिक संपत्ति की बहाली, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम केंद्र सरकार से लेकर जिला और स्थानीय स्तर पर तक आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने, लागू करने और निष्पादित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार धारा 14 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य आपदा प्रबंधन तथा धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापित करने का प्रावधान है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता उस जिले के कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा की जाती है। आपदा प्रबंधन के लिए धारा 42 के तहत एक राष्ट्रीय संस्था के गठन का भी इस अधिनियम में प्रावधान है, जो आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान व कर्मियों के परीक्षण में संलग्न होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कानून। उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा टॉपिक लॉकडाउन और प्रभावी कानून अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।